हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूं आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स को लेकर के, यानी कि आपकी 14 मई 2020 की करंट अफेयर्स को लेकर के। सो अगेन करंट अफेयर्स का सिलसिला हमारा चलता ही रहेगा एंड होपफुली कि आपको ये सारी की सारी करंट अफेयर्स अच्छी लग रही होगी। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरी की पूरी करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहां पे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अपकमिंग एग्जामिनेशन और अपकमिंग आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए, तो उसको ज्वाइन कर लें। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। आपसे बोला जा रहा है पहले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने आदिवासी आजीविका और सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है, मैं आपको आंसर देने का समय देती हूँ कि आप इसको आंसर करिएगा, बट आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है श्री अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा ने क्या किया है, आपका आदिवासी आजीविका और सुरक्षा पर एक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक आपका वीडियो सम्मेलन जारी किया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। जनजातीय मामले के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 12 मई 2020 को नई दिल्ली में जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बैठक में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों, जनजातीय मामले के राज्य मंत्रियों तथा वन राज्य मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को ने भी भाग लिया था। संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपको पता ही होगा एमएसपी के बारे में कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है, उसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप मेरे क्लासेस देख सकते हो, आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहां पे जाके मेरी क्लासेस मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एमएसपी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। मूल्य पर माइनर वन उपज की खरीद को बढ़ाकर आदिवासी आजीविका के लिए राज्यों के समर्थन पर भी प्रकाश डाला गया। खैर, आपको बता दूं कि 1 मई 2020 से जब 50 वस्तुओं के लिए एमएफपी हेतु संशोधित एमएसपी की घोषणा की गई थी, तब 17 राज्यों द्वारा 40 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया है। आप इसको, इस डिटेल को देख सकते हो। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स जो होती है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूज होती है। आप नहीं बोल सकते हो कि इसका एक एक शब्द जो है वो आप एकदम याद कर सकते हो। हाँ, आप फोकस कर सकते हो कि जो आपका प्रश्न है उसका आंसर क्या है और आप उस चीज को हाल ही में अपने दिमाग में क्या कर सकते हो, एक बार स्टोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं आपके आज के प्रश्न के इसके प्रश्न के आगे के एक्सप्लेनेशन के साथ में। लघु वन उपज आदिवासी आबादी के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन बनकर उभरा है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उत्पादों का वास्तविक मूल्य आदिवासियों को दिया जाए। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार, कुछ दिन क्या, आई थिंक काफी समय हो गया है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनीलीज जाति की या जनजाति की ने कुछ अमेरिकन टूरिस्ट को निशाना बनाया था या उनको उनके साथ में हुए गलत व्यवहार की वजह से उन्होंने उनकी जान ले ली थी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप झारखंड में जाइए, आप छत्तीसगढ़ में आए दिन देखते हो कि नक्सलाइटों के या नक्सलाइट्स के हमले होते हैं, तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि आदिवासियों को किस तरीके से सरकार को अपने पक्ष में लेना है कि हम आपके भी फेवर में सोचते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द इंडिया, कि जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके साथ में। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव हो या भेदभाव नहीं हो। जो आपके आदिवासी लोग हैं उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके कि ये सुनिश्चित करने के लिए अर्जुन मुंडा ने ये काम किया था। खैर, विभिन्न राज्यों से लौटने वाले जनजातीय लोगों को रोजगार देने के लिए ग्राम स्तर पर लघु स्तर की इकाइयों की स्थापना करने और जनजातियों के बीच अंतर्निहित पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाने की आवश्यकता की अनुशंसा भी की। वैदिक प्रकृति के ग्रामीण उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक ले जाने के लिए एक बाजार श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगी। इस वक्त आप देख रहे हो कि इंडिया में ये बोला जा रहा है कि आप अपने लोकल मार्केट को क्या करिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करिए, उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और इसी तरीके का मैंने एक प्रश्न कल आपसे पूछा था राजस्थान को लेकर के कि मटकों में आपके अच्छे खासे जो आपका हैंडीक्राफ्ट है, आपका जो खादी काम है, या आप बोलोगे खादी नहीं, आपका जो हैंड आपके क्राफ्टेड या ड्राफ्टेड आपके जो पॉट्स होते हैं, उन पॉट्स में लिख करके आप एक प्रॉपर तरीके से संदेश दे रहे थे आपके राजस्थान के लोग। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, आप अपने लोकल एरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। खैर, इसी तरीके से हमें इनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी भी जो बेनिफिट्स होने चाहिए, इनको कराने चाहिए, उनके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना है। खैर, आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित करी है। ऑप्शंस मैं नहीं लूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको पता हो तो आप प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं आंसर आपको बता देती हूँ कि आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी
तो आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित किया। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे मैं आपको बता देती हूँ। राष्ट्र की विविधता में, डाइवर्सिटी या आप बोलोगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना का जश्न मनाने के लिए सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चला रही है। कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। देन कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच भी अभियान को गति को बनाए रखने के लिए गुवाहाटी के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में एक पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया था। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में छात्रों से घर बैठे कर भाग लेने के लिए कहा भी गया था। प्रतियोगिता का जो विषय था वो था राजस्थान टूरिज्म एंड ट्रेवल्स। तो आप देख सकते हो कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो लॉन्च किया गया आपका एक पोस्टर मेकिंग प्रोग्राम था, उसमें क्या थीम था हमारा या क्या विषय था जिसके ऊपर आपको क्या करना था, एक पोस्टर ड्राफ्ट करना था या मेक करना था। देन इसके बारे में और भी मैं बता देती हूँ आपको कि संस्थान अप्रैल महीने में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम को 1 मई को आयोजित करने में सफल रहा। आईआईटी छात्रों के बीच जोड़ी राज्यों के रूप में राजस्थान के बारे में जानकारी को बढ़ावा देने के लिए ईबीएसबी के तहत यह कार्यक्रम आयोजित करने के प्रतिबद्ध है। यह पोस्टर बनाने वाली यह प्रतियोगिता डिजिटल और हस्त निर्मित 2 श्रेणियों में आयोजित की गई थी और प्रतियोगिता में कुल 14 प्रतिभागियों ने, ठीक है, डिजिटल श्रेणी में 9 और हस्त निर्मित श्रेणी में 5 ने देश भर में घर बैठे भाग लिया था। आईआईटी गुवाहाटी के कलरव या आप बोलोगे कलक लिटरेरी क्लब के छात्रों ने इस कार्यक्रम की अगुवाई भी की थी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, तो कलरव नाम है इसका। देन आगे बढ़ेंगे आपके अगले प्रश्न के साथ में। इसके बारे में आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो उसको आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पता होता है लेकिन वो क्लिक नहीं करता एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फखरुद्दीन अली अहमद है उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं या उन्होंने कार्य किया था। सेकेंड, वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यालय में हुआ था। थर्ड, उन्हें आपातकाल की घोषणा जारी करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 1 और 3 सही है, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है, या आपका 1, 2 और 3 सारे सही हैं। सो खैर आप लोगों को मैं बता देती हूँ और इस क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन में आप लोगों को और बोलना चाहूंगी कि अगर आपको पता हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ठीक, आपसे बोला जा रहा है कि जो उन्होंने भारत के 5वें राष्ट्रपति के तौर पे कार्य किया था, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है कि वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यालय में रहते रहते निधन हो गया था। तो भाई ये पहले नहीं थे, ये सेकंड थे। पहले कौन से थे, आपको उन पहले का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। देन उन्हें आपातकाल की घोषणा जारी करने के लिए जाना जाता है, ये भी करेक्ट बिल्कुल ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट है। तो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, बट आपको इसका आंसर करना है तो मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिएगा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 13 मई 2020 को राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद एक भारतीय वकील और राजनेता थे जिन्होंने 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे जिनका कार्यालय में रहते हुए ही निधन हो गया। उनके राजनीतिक जीवन के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि 1925 में वह इंग्लैंड में जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और 3.5 यानी कि 3.5 साल की सजा भी सुनाई गई थी। वे 1936 से लेकर 1974 से असम प्रदेश कांग्रेस समिति के भी सदस्य थे। देन 1947 से 74 तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का समिति है AICC है के सदस्य भी रहे हैं वो। वे 1948 में गोपीनाथ बोरदोलोई मंत्रालय में वित्त, राजस्व और श्रम मंत्री भी बने रहे थे। उन्हें 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया था और 20 अगस्त 1974 को वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे और दूसरे मुस्लिम भी बन गए थे। ठीक है, सो आपको इस चीज को क्या याद रखना है, आपको याद रखना है। देन जाकिर हुसैन हमारे पहले थे, बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगी, उन्हें आपातकाल की घोषणा जारी करने के लिए भी जाना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंदिरा गांधी का जो समय है वो अपने आप में आपातकाल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है और उसी के दौरान में अगर आपके ये राष्ट्रपति के रूप में थे तो इनको जाना जाएगा किसके लिए, आपके आपातकाल को जारी करने के लिए।
इन्हें बहुत सारे ऑनर्स मिले हैं, बहुत सारे सम्मान मिले हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। फिर से मैं बोलूंगी कि आपको देखना है क्या, आपको पीडीएफ देखना है इसका। देन इनके निधन के बारे में आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के दौरे से लौटने के तुरंत बाद उनका दिल का दौरा पड़ने और 11 फरवरी 1977 को 71 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अंतिम सांसें उन्होंने ली थी। खैर, फखरुद्दीन अली अहमद जी को आपने अगर नहीं देखा हो तो आप इनको देख सकते हैं। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जाता है कि निम्नलिखित में से किस पैरा एथलीट ने पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा की है। आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को न्यूज में देखा होगा और आप लोग इसका आंसर कर लोगे, तो जिन्होंने भी देखा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। खैर, आपको बता दूं कि दीपा मलिक पैरा ओलंपिक एथलीट ने क्या किया है, आपका अपने पद से संन्यास की घोषणा की है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, रियो पैरालंपिक्स 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था। ठीक है, सो शॉर्ट पुटर और पैरा एथलीट दीपा मलिक ने राष्ट्रीय खेल कोड के अनुसार सेवानिवृत्ति की घोषणा की ताकि भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना पद संभाल सके। वह 49 वर्ष की हैं। 1968 में खेलों में देश की शुरुआत के बाद वे पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट हैं। PCIA के चुनावों के लिए उनका नाम एक लंबे समय से पहले रखा गया था और अब वह आधिकारिक तौर पर सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्ति की सार्वजनिक घोषणा करके युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ में संबद्धता के लिए खेलों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे बोल रहे हैं कि 29 अगस्त 2019 को राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला पैरा एथलीट और अर्जुन पुरस्कार 2012, पद्मश्री 2017 की भी वो प्राप्त करता है। 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते और 15 साल की खेल की इनकी अपनी क्या है यात्रा है। देश में पैरा एथलीटों के लिए शैक्षिक जो आप बोलोगे कि जो आपका जूम होता है वो सत्र करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ सहयोग भी उन्होंने किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं, इनको देख लीजिए, दीपा मलिक हैं ये। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। खैर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यूपीएससी के पेपर में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। सो जिनको भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना है वो मेरा कोर्स एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी पे आकर के। एंड आपको मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसको भी कवर कर रही हूँ। सो टेक्नोलॉजी एंड इसके साथ साथ में पूरा का पूरा साइंस का सेक्शन है वो मेरे द्वारा कवर किया जाएगा, जो कि 19 मई से आपके स्टार्ट होने वाले बैच कोर्स में आएगा। तो प्री प्लस मेंस की हम कंप्लीट स्टडीज कराएंगे आपको, सो बेटर टू इनरोल द कोर्स। देन आगे बढ़ते हैं, तो आपसे बता दूं कि ये जो आपका किया गया है 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण वो चाइना के द्वारा किया गया है। आंसर मैंने आपको दे दिया है, डिटेल में इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि चीन ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इन उपग्रहों का नाम शिंगयुन 201 और 202 है। इन्हें उत्तर पश्चिमी चीन के जियुक्यान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स में से एक आइजोउ 1A रॉकेट वाहक द्वारा लॉन्च किया गया। इसका एक का नाम वुहान शहर को समर्पित किया गया है। उन्होंने अपनी योजनाबद्ध कक्षा में सफलतापूर्वक भी प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्ष आधारित IoT संचार, अंतर उपग्रह लेजर संचार और कम लागत वाले वाणिज्यिक उपग्रह मंच सहित प्रौद्योगिकियों पर परीक्षण करने के लिए सैटेलाइट को जिंक्युआन सैटेलाइट कंपनी द्वारा विकसित भी किया गया था। खैर, आपको बता दूं कि कोआइजोउ कम लागत वाली ठोस ईंधन वाहक रॉकेट है जिसमें उच्च कक्षा की सटीकता और एक छोटी सी उपक्रम अवधि है। रॉकेट को चीन के एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के तहत सेंजियांग समूह की एक संबद्ध कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उपयोग कम कक्षा वाले छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। उपग्रह प्रारंभिक पायलट और IoT अनुप्रयोगों को भी लेके जाएंगे। यह कोआइजोउ वाहक रॉकेट का 9वां मिशन भी था। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि सीरो सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा प्रमुख हितधारकों और राज्य के स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से निगरानी का संचालन किया जाएगा। सेकंड, आपसे बोल रहे कि एक सीरो सर्वेक्षण में व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण शामिल है। इसका उपयोग उपन्यास कोरोना वायरस या आप बोलोगे SARS-CoV-2 जिला स्तर पर संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करने के लिए किया जाएगा। कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है? मेरे अकॉर्डिंग दोनों मुझे सही लग रहे हैं। खैर, आप लोग डिटेल में इसको देखिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। आपसे बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में कि देश में कोविड-19 के प्रसार और प्रसार
पर कड़ी नजर रखने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी आपका आ गया और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर प्रमुख हितधारकों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से चयनित जिलों में सुविधा आधारित निगरानी और अधिक ध्यान केंद्रित जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू करने के लिए सहयोग करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देन एक सीरो सर्वेक्षण में व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण शामिल है और इसका उपयोग उपन्यास के कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 आप बोलोगे जिला स्तर पर संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी के लिए किया जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो चुके हैं। एजेंसियां इन सर्वेक्षणों के लिए RT-PCR और एलिसा एंटीबॉडी किट के संयोजन का उपयोग करेगी। एलिसा आपको पता ही होगा कि एड्स की जांच के लिए किया जाता है, इसका भी टेस्ट। सुविधा उन्मुख निगरानी सरकार द्वारा किए जा रहे अस्पतालों में फ्लू और गंभीर शोषण मामलों के परीक्षण का विस्तार है। सर्वेक्षण में प्रति सप्ताह प्रति जिले में 200 नमूने लिए जाएंगे और प्रति माह प्रति जिले में 800 नमूने एकत्र किए जाएंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा प्रमुख हितधारकों और राज्य के स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से निगरानी का संचालन भी किया जाएगा। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भौगोलिक संकेतांक यानी कि GI टैग प्राप्त किया है। सो आपके ऑप्शंस हैं या स्टेटमेंट है या आपके पॉइंट्स हैं, सोहराई खोवर पेंटिंग, मध्य प्रदेश का बासमती चावल या तेलिया रूमाल। इनमें से कौन सा है जिन्होंने क्या किया है, आपका GI टैग अचीव किया है। सो आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि सोहराई खोवर पेंटिंग जो है और उसके साथ साथ में जो आपका तेलिया रूमाल है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों ही आपके क्या है, दोनों को ही GI टैग मिला है। देख लेते हैं कि झारखंड का है सोहराई खोवर पेंटिंग, ठीक है, और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया गया था जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। आपको इसके बारे में बता देती हूँ सोहराई खोवर के बारे में। सोहराई खोवर पेंटिंग GI टैग प्रदान करने के लिए आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा किया गया था। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए स्थानीय फसल और शादी के मौसम के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक और आपका अनुष्ठानिक भित्ति कला है, आर्ट है। देन सोहराई खोवर पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है और हालांकि हाल के वर्षों में प्रचारक उद्देश्यों के लिए यह झारखंड के अन्य हिस्सों में भी देखा गया है। परंपरागत रूप से अगर इसकी बात करी जाए तो मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित उन्हें अब अन्य सतहों पर भी देखा जाता है। शैली में लाइनों, डॉट्स, जानवरों और पौधों की एक विशेषता होती है जो अक्सर धार्मिक आप बोलोगे कि आइकनोग्राफी का प्रतिनिधित्व भी करती है। खैर तेलिया के बारे में मैं बता देती हूँ तेलिया रुमाल क्या है। तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान करने के लिए आवेदन पुट्टपका हैंडलूम क्लस्टर IHDS के कंसोर्टियम द्वारा किया गया था। तेलंगाना के तेलिया रुमाल कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित कार्य शामिल है जो 3 विशेष रंगों बेसिकली लाल रंग, काला रंग और सफेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रूपांकनों को प्रदर्शित करता है। तेलिया रुमाल केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक माध्यम से नहीं, अन्यथा रुमाल की गुणवत्ता खो जाएगी। खैर आपको बता दूं कि तेलिया रुमाल राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाया जाता है जिसमें कुछ भक्त 50 या 100 कपड़े चढ़ाते हैं। हैदराबाद के निजाम की तत्कालीन अदालत में राजकुमारियों द्वारा तेलिया रुमाल को घूंघट के रूप में और मध्य पूर्व में अरबों द्वारा एक पगड़ी के कपड़े के रूप में पहनाया गया था। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की बोली को अभी फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है। मई 2010 में GI का दर्जा केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों के उगाए गए बासमती चावल को ही दिया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में अगर मैं बता दूं या भौगोलिक संकेतांक के बारे में मैं आपको बता दूं तो GI टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। लाइक इसकी ओरिजिनेशन जो है वो कहाँ से हुई है, किस एरिया से हुई है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि GI टैग का उपयोग कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज को आपके एरिया में ही डेवलप किया जाता है, ओरिजिनेट किया जाता है तो आप उसी को बोल दोगे कि कुछ भी है तो आप दे दोगे GI टैग। नहीं, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो वो आपको अच्छी तरीके से इंडिकेट करेगी, डिपिक्ट करेगी। विनिर्मित यानी कि मैन्युफैक्चर्ड वस्तुओं को उस क्षेत्र में उत्पादित या संसाधित या तैयार किया जाना चाहिए जिसके लिए GI टैग जारी किया जा रहा है। तो एरिया तो आपका ऑप्शन है ही जरूरी। खैर आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाई आपका CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं मनोज आहूजा जी।
देख लेते हैं इनके बारे में। मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें अनीता करवाल की जगह नियुक्त किया गया है। आपको कुछ दिन पहले ही मैंने अनीता करवाल के बारे में बताया था कि जिन्हें 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। 1990 के उड़ीसा कैडर के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आहूजा इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के विशेष निर्देशक भी थे। सो आपको लबासना के बारे में पता ही होगा। उन्हें ऐसे समय में सीबीएसई का निर्देशक नियुक्त किया गया है जब कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो रखा है और बोर्ड के सामने सालाना बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए भी आपकी क्या है, चुनौती है। आहूजा तुरंत कक्षा 10 और 12 के लिए लंबित 29 सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं से निपटेंगे, जिसके बाद बोर्ड परीक्षा परिणाम सफल और पेपर मूल्यांकन के बाद में आएगा। अनुराग जैन दिल्ली विकास प्राधिकरण के जो हैं वो इसके नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। खैर, सीबीएसई के बारे में आपको बता देती हूँ कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई एक प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली है जो दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को तैयार करती है। सीबीएसई को अपना वर्तमान नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1952 में दिया गया था। बोर्ड का पुनर्गठन वर्ष 1962 में किया गया था जब इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया था। आपको ये मनोज आहूजा जी को मैं दिखा देती हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? आई होप कि आप लोगों को पता होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि वो टेबल टेनिस से जुड़े हुए थे। अब क्या है उनके बारे में चीजें देख लीजिए। हाल ही में टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया जी का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। मनमीत 2 साल से एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। खैर, आपको बता दूं कि मनमीत टेबल टेनिस से संन्यास लेने के बाद कनाडा में बस गए थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। मनमीत ने अपना इलाज कोयम्बटूर में भी करवाया था। मनमीत ने 80 के दशक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 1989 में वे नेशनल चैंपियन बने थे। मनमीत ने तब हैदराबाद के एस श्रीराम को फाइनल में हराया था। एशियाई चैंपियनशिप 1980 में 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता के साथ भारत के लिए पदार्पण करने के बाद वे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी खेले थे। 18 साल की उम्र में मनमीत वर्ल्ड रैंकिंग में 13वें नंबर पर पहुंच गए थे। सो ये हैं आपके मनमीत सिंह वालिया जी, इनको आप देख सकते हो। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भाई, मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये कोई और नहीं, सानिया मिर्जा हैं। अब क्या है इसके बारे में देख लीजिए। भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने एशिया और ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बनकर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिंस्का मैडलिन नुग्रोहो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वह सार्वजनिक वोट के आधार पर चुने गए 4 विजेताओं में से एक हैं, जिसमें लातविया की अनास्तासिजा सेवास्तोसा, एस्टोनियाई एनेट कोंटेवेट एंड आपको बता दूं कि मैक्सिको के फर्नांडा कंटेरी गुमेजा शामिल हैं। इनके बारे में आपको बता देती हूँ साइना मिर्जा के बारे में कि कुल 16,985 में से 10,000 से अधिक वोट 60% पाने वाली सानिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में $2,000 लगभग 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने का फैसला किया है। पूर्व युगल नंबर 1 और 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया ने 4 साल बाद फेड कप में वापसी की और इतिहास में पहली बार भारत ने प्लेऑफ में जगह बनाई। अक्टूबर 2018 में अपने बेटे इजहान को जन्म देने के बाद सानिया ने इस साल जनवरी में प्रांगण में वापसी की और नाडिया किचेनोक के साथ हॉबर्ट इंटरनेशनल जीता। फेड कप के बारे में आपको बता देती हूँ कि 2019 में दर्ज किए गए 108 देशों के साथ महिलाओं के खेल में दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है, जिसे 1963 में लॉन्च किया गया था। फेड कप हार्ट अवार्ड के बारे में आपको बता देती हूँ कि यह बीएनपी परिवास द्वारा फेड कप में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ियों को मान्यता के देने के लिए 2009 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की पहल है। सानिया मिर्जा सभी लोग जानते हैं इनको, सो आप देख सकते हो। सो आई होप कि आपके आज के जो सारे के सारे क्वेश्चन थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे और करंट अफेयर्स का ये सिलसिला आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि करंट अफेयर्स में आपको अपने भी अपडेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज वेल एज टीचर, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड कोरोना से लड़ाई करनी है तो अपने आप को मजबूत करके रखिएगा। थैंक यू अगेन।